अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ लाहौर रियल एस्टेट से। +92322492 मेरा फ़ोन नंबर है। इस पे आप मुझे रेगुलर कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप एक महीने के लिए तकरीबन ब्लॉक है इस पे, तो 3-4 वीक में वो रिस्टोर हो जाएगा। टेम्परेरीली आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो यूएसए का नोट कर लें, +1-630-570-9833। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें थी, एक एमनेस्टी और एक टैक्सेस। बहुत सारे दोस्त इसके बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं माजरत चाहूँगा, मैंने अभी तक ऑडियो या वीडियो नहीं छोड़ी थी इस टॉपिक के ऊपर। मैं एक तो कुछ चीज़ें खुद शोर करना चाह रहा था कि जो चीज़ें हैं, देखें, चीज़ें बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं, लेकिन फ़ाइनल बजट में जो है ना अप्रूवल डिफरेंट होती हैं। चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें नई इवाल्व हो रही होती हैं, वो सारी कैलकुलेशंस को ऊपर नीचे कर देती हैं। तो मैं इसको स्टडी प्रॉपर कर रहा था कि आपको किस तरह जो है ना प्रॉपर गाइड कर सकूं। इससे पहले कि हम इस दोनों चीज़ों पे गुफ्तगू शुरू करें, मैं आपको डिस्क्लेमर ये कहना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन रीड करके इसको इजी ज़बान में आपको हमेशा गाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए, जनरल आम बंदे को समझ आ जाए उस लैंग्वेज की। तो मेरा उसमें मिस रीडिंग भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मैं ट्राई तो पूरी करता हूँ कि मैक्सिमम सोर्सेज से डबल ट्रिपल चेक करूँ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने से पहले। तो अगर कोई मुझसे गलती हो तो मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझसे सुने उसको डबल ट्रिपल चेक खुद भी करें। मैं भी करता हूँ, आप भी करें। आपकी मनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर कोई चीज़ मैं गलत कह जाऊँ या गलत थिंक करूँ। मतलब हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हो सकता है मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, तो ज़रूरी नहीं कि सबसे एग्री करूँ। अमूमन मेरा ओपिनियन जो है वो मार्केट से डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरे पास लग्जरी ये है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल से इन टच हूँ। मुझे उनसे फीडबैक भी मिल रही होती है, क्वेश्चन भी मिल रहे होते हैं, मुझे उनके आंसर देने होते हैं, तो मैं उसके लिए रिसर्च करता हूँ, आंसर देता हूँ। तो आपको जो चीज़ें 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद पता चलती हैं, वो मुझे ज़रा पहले अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि किधर जा रहा है। चाहे वो बाइंग हो, चाहे वो एमनेस्टी हो, चाहे वो टैक्सेस हों, मुझे जनरल पब्लिक की पल्स जो है वो मेरे हाथ में होती है। ये अल्लाह ने मुझे एक्स्ट्रा जो है, कह लें कि एज दिया हुआ है कि जो किसी को शायद ना अवेलेबल हो। मैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड बंदा हूँ, लोगों को खिदमत करता हूँ, और उसके सिले में मुझे भी बिज़नेस आता है। और अगेन, अगर कोई गलती हो मेरी किसी चीज़ में तो वो मैं माज़र चाहूँगा। आप डबल चेक करें जो बातें हम करने चाह रहे हैं। सबसे पहले एमनेस्टी की तरफ आते हैं। एमनेस्टी में जो है मैं सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर डिस्कस करूँगा, मैं दूसरी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि डिस्कस करें, लेकिन मेजॉरिटी मेरा रियल एस्टेट का, मैं ऑडियो को मुख्तसर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा काम ना हो। रियल एस्टेट के लिए एमनेस्टी क्या है और किसने करनी है, क्यों करनी है, किस तरह करनी है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर आपके जो फंड्स हैं, आपने जो प्रॉपर्टी बाय की हुई है, उसके परचेज़ का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर आपको एमनेस्टी में शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लीगल होता है? ये लीगल नहीं है कि आप सऊदीया में काम कर रहे हैं, रियाल वहाँ से आपने पाकिस्तान भेजे, मनी एक्सचेंज के थ्रू भेजे, आपके रिलेटिव ने वो पैसे निकलवाए और प्रॉपर्टी आपके नाम पे बाय कर दी। ये लीगल ट्रांसैक्शन नहीं गिनी जाती एफबीआर के रिकॉर्ड में। आपकी मनी बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आई होनी चाहिए बैंक में, और बैंक में वो कन्वर्शन करेंसी जो है रुपीस में कन्वर्ट होकर अगर आपको पेमेंट हुई हुई है तो वो आपकी प्रॉपर मनी ट्रेल बनती है। ठीक है।
अगर आप खुद वहाँ से 50-60 हज़ार रियाल जेब में डाल के लाए हैं, चाहे वहाँ पे डिक्लेयर किया है, चाहे वहाँ पे आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जॉब की स्टेटमेंट्स हैं, दे आर नॉट गुड इनफ। पाकिस्तानी बैंक की तरफ से आपको फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा कि आपने मनी बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में भेजी और वहाँ से वो रियाल से रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आपने एक्सचेंज उसको करवाया और उससे फिर आपने बाय की प्रॉपर्टी। अब ये है कि वो जो आपने मनी भेजी थी, ज़ाहिर है आप तो इधर नहीं थे, पे आर्डर किसी और ने बनवाया होगा, वो आपका फर्स्ट रिलेटिव अगर है तो वो ज़्यादा सेफ होता है कि ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, बीवी, भाई, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो अगर वो आपकी बिहाफ पे मनी आपने उनको भेजी और उन्होंने आगे बाइंग आपके लिए की, तो यू आर फुली कवर्ड इन एफपीआर कि वो जो है वो आपकी मनी लीगल ट्रेल काउंट होगी। ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप खुद कैश कैरी करके आए या किसी को कैश भिजवाया या हुंडी से भेजा या फॉरेन एक्सचेंज कंपनी से भेजा, तो अगर आपके पास उसकी जो है प्रॉपर मनी ट्रेल नहीं है कि कहाँ से आपने फॉरेन फंड जो है वो पाकिस्तान कैसे भेजे, ये सिर्फ प्रूव नहीं है कि आपने वहाँ पे अर्निंग की है। अर्निंग करके तो आप अमेरिका में भी तो प्लॉट बाय कर सकते हैं, दुबई में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो वो ये प्रूव नहीं होता कि ये वो वाली मनी थी जो आपने सऊदीया से अर्न की, वो आप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू उसकी ट्रांजैक्शन आप शो करने की पोजीशन में हो। इसी तरह पाकिस्तान में है, अगर आपकी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी वो बेच के तो आपने आगे उस फंड्स को यूज़ करते हुए मज़ीद कोई बाइंग की, तो वो आपकी लीगल गिनी जाएगी। इसका मतलब है कि वो उसकी आपके पास मनी ट्रेल मौजूद है। अगर आप ये चीज़ कोई साबित नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी पे, तो फिर जो है वो चीज़ आपको जो है ना अमनेस्टी में डिक्लेयर करनी चाहिए। अमनेस्टी में दूसरी चीज़ जो है वो दूसरा फैक्टर ये आता है कि आपने फ़र्ज़ किया 5 साल पहले प्रॉपर्टी बाय की, उस वक्त उसकी एफपीआर वैल्यू जो है या डीसी वैल्यू जो है वो 10 लाख थी। आज उसकी एफपीआर वैल्यू जो है वो 50 लाख है। अब आप बीच वाले 40 का क्या करेंगे? मोस्ट लाइकली वो अगर आप आज बेचते हैं तो आज के लॉ के मुताबिक तो 30 जून तक वो उस पर कोई टैक्स नहीं था, क्योंकि 3 साल तक कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन 1 जुलाई से वो जो टैक्स की जो लिमिट है वो उन्होंने 10 साल कर दी है। ठीक है। उसमें पहले साल पे आपको जो प्रॉफिट होना था, फ़र्ज़ किया यहाँ पे 40 प्रॉफिट है, तो वो उसके जो है ना आपको 40 लाख जो है उसके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स पड़ सकता है। ठीक है। वो आमदन गिनी जाएगी। अब उसको प्रोटेक्ट करने का 30 जून तक जो वो रास्ता था कि वो आप 3% जो है वो जो उस वक्त की डीसी वैल्यू और करंट एफपीआर वैल्यू के दरमियान जो प्राइस डिफरेंस है उसको 3% दे के तो वो आप करंट कर सकते हैं, फिर आपकी परचेज प्राइस करंट गिनी जाएगी, फिर वो कैपिटल गेन नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप वो टैक्स नहीं देते तो फिर आपको वो कैपिटल गेन गिना जाएगा। तो 1 जुलाई के बाद इसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अमनेस्टी में रियल स्टेट जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या आप के पैसों से किसी और ने बाय की हुई है, आप ये फ़र्ज़ किया आपके किसी कज़न के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपकी थी, फंड्स आपके थे, पाकिस्तान में भी हैं, तो अगर आपने किसी दूसरे के नाम पे, किसी ड्राइवर पे, किसी मुलाजिम के नाम पे प्रॉपर्टी ली हुई है, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी भी आप अपनी प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आपके नाम है या जिसकी आपने पेमेंट दी हुई है, तो वो आप बेनामी चीज़ें जो भी हैं उनको भी जो है आप अमनेस्टी में लीगल मनी करके वाइट मनी कर सकते हैं। 1.5% उस पर टैक्स लगेगा। कैलकुलेशंस कैसे होंगी? सबसे पहले एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं डीसी वैल्यू, एफपीआर वैल्यू जो चलती है, उसके बाद मार्केट प्राइस है। 3 फैक्टर पे ये काउंट होगा। एक होगी अमनेस्टी जो होगी वो बेस करेगी करंट जो है वो सिर्फ एफपीआर रेट चलेंगे, और एफपीआर रेट जो है उसके 1.5 गुना करके फ़र्ज़ किया प्रॉपर्टी की एफपीआर वैल्यू आज 50 लाख है,
तो उसकी जो टैक्स आपने देना है वो 75 लाख पे 1.5 गुना देना है, यानी कि एफबीआर का 1.5 गुना आपने उसकी जो है वो प्राइस लगानी है और उसके ऊपर 1.5% टैक्स देना है। तो आपकी जो एफबीआर वैल्यू जो है वो 50 अगर ऑफिशियली नोटिफाइड है जून 30 2018 तक जो टेबल है उनके मुताबिक, जो 18-19 का टेबल था ना वो यूज़ करना है। 2019 के नए टेबल आ जाए हैं वो यूज़ नहीं करने, वो 1 जुलाई से चलेंगे। हमने ग्रुप्स में 2019 के टेबल शेयर किए हैं आज, आपने उनसे कंफ्यूज नहीं होना। आपने 2018-19 का जो टेबल था उस पर एफबीआर वैल्यू जो है वो गिननी है। तो पहले तो ये होगा कि आप जो अमनेस्टी में रकम डिक्लेयर करेंगे वो किस चीज़ को आपने काउंट करना है या क्या करना है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो एफबीआर 50 उसकी आज वैल्यू थी, फ़र्ज़ किया वो प्लॉट मार्केट में आज वो उसकी प्राइस 70 लाख है, ठीक है। एफबीआर वैल्यू उसकी 50 लाख है, ठीक है, और आपकी परचेज प्राइस जो है वो 85 लाख है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्लॉट लिया मार्केट प्राइस पे, प्रिज्म का प्लॉट लिया, फर्ज किया आपने बाउंड्री शाउंड्री का प्लॉट लिया, आपको 85 लाख का मिला, वो उसकी एफबीआर वाली 54 लाख रुपए है, ठीक है। तो उसका 1.5 गुना कर लें, वो रफली जो है, मैं एग्जैक्टली नहीं निकाला, लेकिन उसका मैं 50 की मिसाल इसलिए कर रहा हूँ कि सारों को इधर कैलकुलेशन में इजी हो जाए। अज्यूम करते हैं कि आज प्रिज्म की एफबीआर वैल्यू 50 है, प्लाट आप मार्केट में 85 का है, और उसकी जो 1.5 गुना वैल्यू बनती है वो 75 बनती है। अब हम किस प्राइस पे एमनेस्टी फाइल करेंगे? हम 85 लाख रुपए पे करेंगे। इन तीनों में आपने हाईएस्ट फिगर यूज़ करना है। रूल ये है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है और एफबीआर का जो 1.5 गुना है, उनमें से जो हायर फिगर है वो आपने यूज़ करना है। और इन दोनों के ऊपर भी एक तीसरी चीज़ है कि अगर आपकी परचेज प्राइस इससे भी ज़्यादा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली कोई भी आप फिगर यूज़ कर सकते हैं हायर एंड पे, वो आप 85 की बजाय 1.25 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये इतने का मैंने बाय किया था, ना भी करें तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टू बी सेफ जो है वो आप कोशिश करें कि उसको प्रूफ तो आप करना नहीं है। ऐसी चीज़ इसकी है कि कुछ साबित नहीं करना है, उसमें लीगली वो अलाउ आपको कर रहे हैं। मिनिमम प्राइस जो है वो आपने एफबीआर का 1.5 गुना देना है या मार्केट की प्राइस देनी है, दोनों में से जो हायर हो, या फिर आपकी अगर परचेज प्राइस इनसे भी हाई है तो वो आपने यूज़ करनी है। एफबीआर से 1.5 गुना से अगर नीचे करेंगे तो वो आपकी एमनेस्टी रिजेक्ट हो जाएगी, पैसे भी चले जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, और आपको जो है एमनेस्टी भी नहीं मिलेगी, नोटिस भी आ जाएंगे, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि मिनिमम एफबीआर का 1.5 गुना यूज़ करना है। उससे ऊपर आप जो है उसकी मार्केट प्राइस भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी उससे हाई बाइंग प्राइस है, या अगर आप कैपिटल गेन टैक्स फ्यूचर में बचाना चाह रहे हैं, जो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बचेगा, तो आप इसकी प्राइस मज़ीद जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो है ना। फ़र्ज़ किया इसी मिसाल में जैसे मैं कह रहा था कि 85 की मार्केट वैल्यू, तो आप दिखा दें जी मैंने एक 20 का जो है लिया है, तो एक 20 पे आपको टैक्स तो 1.5 गुना देना पड़ जाएगा, लेकिन यार आपके अगले 5-4 साल कैपिटल गेन भी तो बच जाएगा ना। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बचता है, उसका क्या है। एफबीआर ने ये कहा है कि जो भी आप प्राइस डिक्लेयर करेंगे मिनिमम एफबीआर वैल्यू से 1.5 गुना होगी, तब ये एमनेस्टी आपकी एक्सेप्टेबल होगी। मैक्सिमम कोई भी प्राइस हो सकती है रियल एस्टेट की, आपकी चॉइस है, जितना भी टैक्स देना चाहें उतनी प्रोटेक्शन आपको फ्यूचर में कैपिटल गेन में इस तरह मिलेगी कि ये प्राइस आपकी फिर ना अब ये करंट परचेज प्राइस काउंट होगी। पीछे आपने कितने में लिया, लीगल था नहीं लीगल था, चैनल अगर आपका क्लियर भी था, फर्ज किया सारे फंड्स, तो आप अगर कैपिटल गेन बचाना चाह रहे हैं या उस वक्त की एफबीआर वैल्यू और करंट एफबीआर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एमनेस्टी में इसको 1.5 गुना दे के तो अपनी सारी मनी जो है वो वाइड कर लें अप टू दैट प्राइस। आपकी अगर आप प्लाट को सेल भी करते हैं तो आपको टैक्स नहीं बनेगा। इन दी वर्स्ट केस फर्ज किया आपने 25 का वो शो किया है,
और एफपीआर वैल्यू उसकी 50 है या 54 है प्रिज्म की, तो आपको होगा ये कि आप प्लॉट कल को जब सेल करेंगे वो आप एक 25 तक भी सेल करते हैं, हालांकि एफपीआर वैल्यू तो उसकी 54 ही है, ठीक है। तो वो जो है ना, आपको इन बिटवीन जो चीज़ है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। आपको जब एक 25 से ऊपर प्राइस जाएगी तब आपको टैक्स पड़ना शुरू होगा। तो ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है वो मैक्सिमम वैल्यू शो करें, वो प्राइस शो करें एमनेस्टी में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है, इस प्राइस पे मैं सेल करूंगा या इस साल में करूंगा। सालों का भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि कोशिश करें कि मैक्सिमम प्राइस दें और उसके ऊपर 1.5% जो है वो अमनेस्टी दे के, तो अपने आप को एक तो सारी मनी को वाइट करें। कल को भी अगर आपके पास वो फंड्स आ जाते हैं तो उतनी मनी जो है ना आपकी वाइट ही रहेगी। अगर ब्लैक से भी आती है तो जो डिक्लेयर की होगी अप टू दैट पॉइंट यू आर प्रोटेक्टेड। कम से कम उस प्रॉपर्टी में जो है ना, अगर आपको जो भी गेन आएगा वो प्रोटेक्टेड होगा। अच्छा, यहाँ पे अमनेस्टी का जैसे मैंने बताया है कि इसमें जो आपके रियल स्टेट के जो चीज़ें हैं, जैसे प्लॉट है, मकान है, फ्लैट है, तो इन पे आपको 1.5% देना है। अगर आपके पास कैश है तो वो बैंक में जाके जमा कराएंगे, 30 जून तक वो बैंक में रहेगा, उससे पहले आप निकलवा नहीं सकते। उसके ऊपर आप 4% दे के उसको कैश को लीगल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आपके पास, सोना है, बेच के जाके पैसे जमा करा दें बैंक में और उसके अगेंस्ट आप जो है वो फिर 30 जून तक वो डिपॉजिट में रहेगा और वो मनी आपकी जितनी आप जमा बैंक में करवाई होगी वो आप काउंट कर सकते हैं टुवर्ड्स अमनेस्टी। उस पर 4% टैक्स लगेगा। इसी तरह और चीज़ें हैं जो आप प्रॉपर्टी के अलावा जो है उनकी तकरीबन 4% है। अगर आपके आउट ऑफ कंट्री एसेट्स हैं और वो आप पाकिस्तान नहीं लाना चाहते, वहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठ के दुबई में विले खरीदे और इंग्लैंड में खरीदे और अमेरिका में खरीदे और मलेशिया में खरीदे, टर्की में खरीदे, तो वो आप 6% टैक्स दे के तो उनको भी लीगल शो कर सकते हैं। उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू वहाँ पे है वो आप शो करेंगे, 6% टैक्स देंगे और कुछ भी उनको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, वही रहेंगे। उन पर मज़ीद आप जो किस्तें विस्तें हैं वो देते रहेंगे, चलेगा जो भी हिसाब है, तो वो भी आपके लीगल हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 1.5% है। पाकिस्तान में जो कैश है, सोना है, प्राइस बॉन्ड अगर आप कैश करवाते हैं या रजिस्टर करवाते हैं तो कैश करवा के तो वो बैंक में जमा कराते हैं, या फिर आप उनको रजिस्टर कराएं प्राइस बॉन्ड्स को अपने नाम पे, तो फिर वो अमनेस्टी में आप क्लेम कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड बैरियर जो सर्टिफिकेट्स हैं या बॉन्ड्स हैं या कुछ चीज़ है वो आप अमनेस्टी में वाइड नहीं कर सकते। वो ज़रूरी है कि पैसा या सोना जो बेच के जो है ना वो बैंक में डिपॉजिट करना मस्ट है। उसके ऊपर फिर 4% आप देके उसको वाइड कर सकते हैं। जिसके पास जो भी कैश पड़ा हुआ है या पड़ा हुआ हो सकता है वो उसको जो है ना बैंक में जमा करा के ना, तो 4% उस पर जो है ना टैक्स दे और वो सारा करोड़ रुपया उसका लीगल हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ये तो अमनेस्टी की साइट है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन मजीद हो तो आप मुझे फ़ोन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फ़र्ज़ किया आज आप ज़ीरो इनकम की टैक्स, आज की इस साल की आपकी आमदन ज़ीरो है, तो आप ज़ीरो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स आपके बैक जा सकता है। उससे पहले आपने जो मर्ज़ी किया हो वो आपको नहीं पूछ सकते, वो कहीं पे आपसे उसका कोई टैक्स नहीं ले सकते। वो सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट जो एफपीआर है वो पिछले सिर्फ 5 साल तक पीछे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। शर्त यह है कि आपकी एक रिटर्न, टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए, चाहे वो ज़ीरो की हो। टैक्स रिटर्न 30 जून से पहले अगर आप फाइल कर देते हैं ज़ीरो इनकम की भी या थोड़ी इनकम की भी, तो 5 साल से पहले के जो मर्जी आपने जैसे भी बाय किया हुआ है वो सारा वाइट हो जाता है। वो उसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सोर्स नहीं पूछ सकता कि वो कहाँ से आपके पास आया। हाँ, उस पर कैपिटल गेन वगैरह पड़ सकता है, वो चीज़ें अलहदा हैं, लेकिन वो मनी का सोर्स जो है ना वो आपको प्रूव करना आप पे लाजम नहीं है। अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते, ज़ीरो इनकम टैक्स भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आंखें बंद करके नॉन फाइलर की हैसियत में बैठे रहते हैं, तो 10 साल पीछे तक एफपीआर जो है ना जब भी आपको नोटिस दे या कैच करे तो वो 10 साल की रिटर्न आपको कह सकते हैं कि फ़ाइल करें, साथ में वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक भी रिटर्न फाइल कर दी है तो 5 साल से ऊपर वो नहीं जा सकते। तो ये आप अपनी सिचुएशन चेक करें
कि आप 5 और 10 में कैसे फिट होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और है, वो ये कि आप जो है टैक्स रिटर्न जो है वो नॉन रेजिडेंट के तौर पे अगर फ़ाइल कर रहे हैं तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जमा करानी पड़ती, अपने असासों की तफसील जो है वो नहीं देनी पड़ती। आपको सिर्फ अपनी इनकम का बताना होता है कि मेरी पाकिस्तान में ये इनकम है कि नहीं है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े आराम से 5-10 मिनट में जो है ना ऑनलाइन एफपीआर की वेबसाइट पे जाके टैक्स फाइलर बन सकते हैं, बनना चाहिए। अगर आपकी पाकिस्तान में आमदन नहीं है तो आप ज़ीरो इनकम टैक्स फाइल कर दें, उस पर कोई अर्ज नहीं है। आपको टैक्सेस में भी बैंक में विड्रॉ वगैरह में ब्रेक मिलेगी और भी काफ़ी फेवर्स मिलती हैं, लोअर टैक्सेस हैं फाइलर के नॉन फाइलर के। तो आप उसमें जो है ना ऑनलाइन जाएं, एफपीआर की साइट पे ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, आपका फ़ोन नंबर पे मैसेज आएगा, आप आइरिस सिस्टम में लॉग इन हो जाएंगे। हार्डली 10 मिनट में बड़ी सिंपल सी सिंगल पेज किस्म की जो है ना वो रिटर्न है, नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह ही पूछा होता है, तो वो आप जो है ना वो उसमें फाइलर बन जाएंगे। किसी लायर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से ऑनलाइन हो जाता है। उसमें ये है कि उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके टैक्सेस जो हैं उनमें ब्रेक आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपको टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट तो देनी नहीं है, तो कोई वरी वाली ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर रिसेंटली भी प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई हैं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। कौन सा वो ऑडिट में आएगा तो वो आपसे पूछ सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। वैसे आपको रिक्वायर्ड नहीं है फ़ाइल करना। तो वो ऑडिट में सारी फाइलें नहीं जाती, सारे रिटर्नें नहीं जाती, उसमें बहुत कम रेशो होती है और वो भी कंप्यूटराइज होती है। और उसमें कंप्यूटर डिफरेंट फैक्टर्स देते हैं, नॉन रेजिडेंट्स को वो उसमें ज़्यादातर एग्जेम्प्ट ही रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है कि आप उसमें टैक्स रिटर्न डेफिनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर आपके पाकिस्तान में कोई आमदन भी नहीं है, अपनी वाइफ का टैक्स रिटर्न फाइल करें ताकि वो आप जो है वो सिस्टम में आ जाएं। अब इतने ज़्यादा लोग अब फाइलर बनेंगे कि इनका सिस्टम एफपीआर का वो उसको लोड को हैंडल ही नहीं कर सकता, तो आपको कोई नोटिस वोटिस आने या कोई मज़ीद प्रॉब्लम होने का ना बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, ऑडिट भी उतना ही कम होगा, क्योंकि ऑडिट में परसेंटेज चलती है। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा अगर फाइलर होंगे तो वो वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो नहीं किसी तरफ भी जाता है, ऑडिट में आपका नहीं आता इंशाल्लाह जब आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि अमनेस्टी में आपको, जैसा मैंने बता दिया है कि आपको किस सूरत में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। अगर तो आप समझते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी बाइंग की हुई है वो जो है 10 साल से पुरानी है, तो फिर तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनहर्टेड है तो फिर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इवन अगर आप नॉन फाइलर हैं। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी 5 से 10 साल के दरमियान बाई की हुई है तो फिर आप ये चेक करें कि आपको ज़ीरो रिटर्न फौरी तौर पे फाइल करनी चाहिए, ताकि वो 5 साल के ऊपर वाली जो है ना सारी मनी वो वाइट हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, बाइंग का वो सोचना आपको बताना पड़े। ठीक है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी विदिन 5 ईयर बाई की हुई है तो फिर सजेस्टेड है कि आप अमनेस्टी को लाजमी अवेल करें, 1.5% दे दें। चाहे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लीगल चैनल से बाई हुई है या इलीगल चैनल से, उसमें फ़ायदा ये है कि जब आप ये प्राइस शो करते हैं, जो भी आप डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरी परचेज़ प्राइस है या ये करंट प्राइस है या ये मार्केट प्राइस है, इन तीनों में से जो हायर फिगर है वो आपको मस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो वो करें कि जी मैंने इतने में बाई की है, तो ये जो प्राइस आप डिक्लेयर करेंगे ना ये आपकी करंट बाइंग प्राइस की नहीं जाएगी। तो फिर टेक कैपिटल गेन सारे जो है ना पिछले आपके वो वाइप आउट हो जाएंगे, 2 साल 3 साल 5 साल, वो आपको कोई फिक्र नहीं होगी। ये एक लूप होल है इस नए एमनेस्टी में, इसको मैक्सिमम यूज़ करें ताकि आपका कैपिटल गेन टैक्स मैक्सिमम रिड्यूस हो सके जो है ना। इसके अलावा एक और सेकंड एमनेस्टी जो है वो रियल एस्टेट के लिए जो है ना वो इस बिल में जो है ना वो डाली गई है। सेक्शन 10 जो है उसमें डाला गया है। उसमें बेसिकली उसमें होगा ये कि आपकी जो एफपीआर वैल्यू और करंट मार्केट वैल्यू के दरमियान अगर आप 4% टैक्स पे कर देते हैं, ये 30 जून के बाद शुरू होगा, बजट पास होगा तो वो उसमें पास होगा, वो उसका हिस्सा है। और अभी अप्रूवल नहीं हुई, जैसे 1 जुलाई को नया बजट जब ये अप्रूव होके आता है तो उसमें ये होगा कि वो एफपीआर वैल्यू
और करंट वैल्यू के दरमियान आप 4% देंगे तो आपको वो एफपीआर सोर्स ऑफ बाइंग जो है वो नहीं पूछ सकता। उसमें ये होगा कि वो उसके इसमें भी प्राइस आपकी परचेज प्राइस करंट हो जाएगी और आपका जो कैपिटल गेन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये इसका इन दोनों सूरतों में देखें आपके पास जो है ना वो कैपिटल गेन आपको पड़ेगा ही। ये मार्केट में सारे लोग आपको डरा रहे हैं, सबकी पेंटें गिली करते जा रही हैं ये लोग कि ये हो गया, मर गया, रुड़ गया, इतने टैक्स पड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली हुआ है, लोग कंफ्यूज हुए हैं, उसकी वजह से बिज़नेस पे फ़र्क पड़ेगा। साल एक के लिए सारी कंफ्यूजन है। ये चीज़ें जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये मेरे ग्रुप जो हैं 778 व्हाट्सएप के मेरे जो ग्रुप हैं उसमें हज़ारों लोग हैं, उनको तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन पूरा पाकिस्तान तो ये चीज़ों को नहीं ना जानता, ये समझता। तो हम तो इस तरह ग्रुपों में मुसलसल आपको डेली अपडेट करते हैं, एक एक चीज़ जो नहीं आती है आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन हर एक के पास ये लग्जरी नहीं है, तो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन होने की वजह से मार्केट में पैनिक तो फैली हुई है, फैलेगी और फिर चल रही है। पिछले मार्केट हमारा साइकिल होते हैं, हम डाउन साइकिल में पिछले 2.5-3 साल से चल रहे हैं। आगे 1 साल 1.5 साल और शायद हमें टफ टाइम प्रॉपर्टी मार्केट में मिले, ख़ास तौर पे ये सारा जो फाइलर नॉन फाइलर का है इसमें ये चीज़ होगी। अब चीज़ देखने वाली ये है कि टैक्स का मैं आपको गाइड कर दूं। नया टैक्स जो है उसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। पहली बात तो ये है कि फाइलर नॉन फाइलर की लिमिट ख़त्म कर दी है। जो भी नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय करेगा वो अपना जो है विद इन 45 डेज़ जो है वो, एक तो ये जैसा मैंने 4% वाला बताया है ये भी यूज़ कर सकेगा कि वो 4% अगर दे देता है तो उसको फंड्स नॉन फाइलर को नहीं पूछेंगे कि आपके पास कहाँ से आए हैं। ठीक है। तो उसकी मनी भी वाइट हो जाएगी। और जो फाइलर है उसके लिए जो है वो भी अपना 4% पे डिक्लेयर करके तो वो भी जो है अपना जो है फर्दर इसको कैरी ओवर कर लेगा। उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं है कि फंड्स कहाँ से आए हैं। अ, अभी तो यही डर लग रहा था ना कि बंदा को किसी के पास अगर वाइट मनी होगी नहीं तो वो कैसे इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करेगा। ये लूप होल जो है ना ये भी नेक्स्ट टैक्स में बजट में पास हो के आ रहा है। मेरे पास न्यूज़ इसकी लिंक है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बल्कि मैं इस वीडियो के साथ वो शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चले कि वो 4% कैसे काम करेगा। वो बेसिकली रियल एस्टेट के लिए जो है ना सेकंड एमनेस्टी है इसी बिल के अंदर। फर्स्ट एमनेस्टी के बाद सेकंड एमनेस्टी वो शुरू हो रही है। तो होगा ये कि उस वजह से नॉन फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी ना सिर्फ बाय कर सकेंगे बल्कि 4% टैक्स दे के वो उनका सारा बर्डन ख़त्म हो जाएगा। फाइलर के लिए वो इतना अच्छा चीज़ नहीं है। उसमें जो है फाइलर ज़ाहिर है कि वो अपने प्रॉपर टैक्सेस वगैरह सारी अगर फ़ाइल करता है तो उसको तो रेट अपना इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब लगेगी। और नॉन फाइलर ने तो फाइल ही नहीं करना, उसकी मौज है, जब मर्जी बेचे साइड पे हो जाए 4% दे लीगल करके फिर शुरू हो जाए। तो ये जो चीज़ है ना ये मार्केट में किसी को अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है। मैं आपसे इसकी बिल की जो है ना डिटेल लिंक में शेयर करता हूँ। न्यूज़ आइटम भी है, बजट में भी ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अप्रूवल लेने दें, जैसे ही अप्रूव होता है तो फिर इसकी डिटेल आएंगी। बहरहाल इसको हम सेकेंडरी देखते हैं, हम फर्स्ट एमनेस्टी पे अभी चलते हैं। ये सेकेंड रियल स्टेट वाली एमनेस्टी जो है ये आप इसको गारंटी ना समझें, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। ये एक्चुअली जो पहले 3% वाला मिला हुआ था कि एफपीआर ओल्ड और करंट में जो डिफरेंस था उसके ऊपर 3% दे के आप वाइट कर लेते थे तो एफपीआर आपको कुछ नहीं पूछता था। ये एफटीएफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको जो है ना इन्होंने घुमा फिरा के ना एक नए बिल में डाल के तो उसकी कान को दाएं पकड़ने के बजाय ना बाएं से पकड़ा है, तो 4% कर दिया रेट उसका 3 की बजाय। लेकिन नॉन फाइलर को एक तो उसकी रिस्ट्रिक्शन हट गई है बाइंग से, और दूसरा उसकी वो जो है वो मनी भी वाइट हो रही है, वो भी एमनेस्टी में चला गया। उसकी भी फर्दर परचेज जो सारी वो जो है ना फिर वो वाइट ही मनी गिनी जाएगी। तो ये जो है ना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी बंदे ने अभी तक ये नहीं आपको एक्सप्लेन किया होगा या समझा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ और आपने इसको देखना है आगे बजट में ये कैसे बिहेव करते हैं। अल्लाह कर इसको रिमूव ना कर दें। अगर पास हो जाता है तो ये बहुत बड़ी ब्रेक होगी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। एवरीथिंग विल बी 100% ओके दैन, क्योंकि उस सूरत में ना तो हमारे नॉन फाइलर को प्रॉब्लम होगी प्रॉपर्टी बाइंग करने में,
ना उसको प्रॉब्लम होगी कैपिटल गेन टैक्स की। तो इवन फाइलर को भी जो है कैपिटल गेन टैक्स अगर वो ये 1.5% दे के सारे जो है वो करंट कर लेते हैं अपना रेट जो है, जो वेल्थ स्टेट में पुरानी उन्होंने बढ़ी हुई थी, फर्ज किया उन्होंने 40 का प्लॉट दिखाया हुआ था, आज 80 का है, तो उसको 40 पे टैक्स दे के तो आप अपना करंट कर लें उसको 80। आपको फाइल की उसकी प्राइस 80 दिखानी पड़ेगी, 40 नहीं दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो टैक्स पड़ना है वो आपको 80 पे पड़ना है, फिर 40 पे नहीं पड़ना जो आपका डिफरेंस है। ये 1.5% जो है ये पूरा दिखाएंगे तो फिर वो आके एक फ्रेश परचेज की नहीं होगी, पीछे भूल जाए कितने में आपने ली थी, टैक्स फाइलिंग में क्या दिखाया था, वो नया आपका जो है ना वो वेल्थ स्टेटमेंट में आएगा। इवन अगर आप फाइलर हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल भी करते हैं तो उसमें आपको करंट जो है ना वो उसकी फिर वैल्यू दिखानी है जिस पे आपने टैक्स पे किया है या ये अमनेस्टी का 1.5% पे किया है। अच्छा, टैक्स का मैं एक्सप्लेन कर दूं कि उसकी रियल एस्टेट पे बड़ा हैवी किस्म का टैक्स है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। हर बंदा कह रहा है लुट गए मार्केट गई। ऐसा भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये टैक्स नेट में सारे लोग आ रहे हैं तो ट्रिलियंस ऑफ रुपी गवर्नमेंट को तो इतने फंड्स नहीं जाएंगे। 1.5% में क्या मिलना है, करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट को तो 1.5 लाख बनना है, लेकिन कितने करोड़ जहाँ पे होंगे। हर बंदा यहाँ पे करोड़पति यहाँ पे घूम रहे हैं जो 2 नंबरी पैसा जिनके पास है, तो वो सारे बैंक में जा रहे हैं अपने पैसे जमा करा के। कोई 1.5% पे प्रॉपर्टी पे वाइट कर रहा है, कोई 4% पे कैश पे कर रहा है। तो यार ये पैसा जाना कहाँ पे है? आपने ये सोचा है कि ये जो ट्रिलियंस जो मनी वाइट हो रही है ये कहाँ पे जानी है? ये स्टॉक में जानी है या ये कारोबार में लगनी है? नहीं, ये सिर्फ प्रॉपर्टी में मेजॉरिटी हिस्सा इसका प्रॉपर्टी में लगेगा। मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी हिस्सा इसका प्रॉपर्टी में ही लगेगा। अब वाइट मनी है आपकी, मार्केट रेट पे आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? टैक्स तो तभी लगेगा ना जब उस पर गेन होगा को फर्दर उस प्राइस से। तो गेन होगा तो वो गेन किस तरह आगे टैक्स होगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो अभी तक जो दिया है वो उसमें ये है कि आप की प्रॉपर्टी अगर आप विद इन 10 ईयर सेल करते हैं तो आप पे टैक्स लगेगा। पहले साल में जो आपका जो प्रॉफिट है उस अमाउंट का 100% लेस से कि मैंने 70 का प्लॉट लिया और 80 का बेचा, 10 लाख मेरा प्रॉफिट है, तो 10 लाख प्रॉफिट के ऊपर 100% पे पहले साल में जो है ना आपकी टैक्स स्लैब के मुताबिक रेट लगेगा। फ़र्ज़ किया मेरा 10 लाख रुपया रियल एस्टेट से प्रॉफिट था और 10 लाख मेरे कारोबार से प्रॉफिट था, तो मेरी टोटल जो प्रॉफिट है वो 20 लाख बना, तो उसके ऊपर मुझे मेरी 20 लाख वाली ब्रैकेट के हिसाब से वो टैक्स लगेगा। फ़र्ज़ किया मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मेरी पाकिस्तान में इनकम ही नहीं है, तो फिर मेरा 10 लाख रुपया ही सिर्फ काउंट होगा टुवर्ड प्रॉफिट। तो उस पर 10 लाख के हिसाब से मेरी टैक्स ब्रैकेट जो भी बनती है उस पर 15% बनती है, 20% बनती है, 25% बनती है, 30% बनती है, 35% मैक्सिमम है। तो उसमें यह है, बल्कि 30% मैक्सिमम बनता है जो है। तो उसमें जो है ये आपको उस हिसाब से मैक्सिमम 35% एक्चुअली आएगा। तो उसमें आपकी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो है ना पहले साल में वो 100% पे टैक्स लगेगा, यानी कि जो प्रॉफिट मनी है सिर्फ उसका, टोटल प्रोडक्ट की प्राइस का नहीं बल्कि प्रॉफिट मनी जो है उसका। आपको फ़र्ज़ किया आपकी 10 लाख प्रॉफिट था तो उसमें से 1.5 लाख प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा उसमें टैक्स में, ठीक है। और अगर आपकी टैक्स ब्रैकेट उससे भी बड़ी है, 15-25% वाली है, तो 2.5 लाख चला जाएगा। और इस तरह ये है पहले साल की कैलकुलेशन। अगर आपका 6 लाख से कम प्रॉफिट हुआ है साल में तो आपकी कोई टैक्स भी नहीं है, ज़ीरो टैक्स है इन दैट केस, ठीक है। और इसमें ये भी काउंट कर दूं, आपको लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें बाइंग प्राइस जो होती है उसमें आपका ट्रांसफ़र कॉस्ट भी काउंट होती है, डीलर का कमीशन भी काउंट होता है। तो बाइंग प्राइस एक्चुअली मार्केट प्राइस प्लस योर ट्रांसफ़र कास्ट प्लस योर कमीशन। इसी तरह जब आप सेल करते हैं तो आपकी सेलिंग प्राइस माइनस एनी टैक्सेस पेड एंड माइनस एनी कमीशन पेड टू डीलर, तो इसके दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट गिना जाएगा। अक्सर लोग इसको यही कहते हैं, यार वो हमने करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, 5 लाख उस पर ट्रांसफ़र कास्ट पड़ गई प्रिज्म की जो है, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 का मैंने बेचा है। तो भाई वो आपका प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपया नहीं है, क्योंकि 100 का आपने प्लॉट लिया, 5 उस पर आपकी कास्ट ट्रांसफ़र की आई और 10 पे आपने बेचे, तो आपका प्रॉफिट एक्चुअली जो है ना वो 5 लाख है,
ठीक है, तो ये चीज़ अक्सर लोग मिस कैलकुलेट करते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यू आर अलाउड टू क्लेम ऑल दी कॉस्ट इन दी परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस, उसके डिफरेंस जो होगा वो आपका कैपिटल गेन गिना जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फर्दर जो 9 ईयर होंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से, उस पे जो है वो 75% जो प्रॉफिट हुआ है उसकी 75% अमाउंट पे आपको करंट टैक्स ब्रैकेट जो भी आपकी 10% है, 15% है, 20% है, 30% है, 35% है, उस पे टैक्स लगेगा। लेकिन अमाउंट जो काउंट होगी वो प्रॉफिट की 75% पे, 100 पे नहीं होगा, 75% पे। ये जो है ना, ये टैक्स इन्होंने लगाए हैं फर्दर। मेरी ज़ाती जो है वो कैलकुलेशन ये है कि ये लास्ट नहीं करेंगे। ये जो है गवर्नमेंट को या तो इनका टाइम लिमिट रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर रेट रिड्यूस करने पड़ेंगे, फिक्स करना पड़ेगा 5% या 10%। ये इस तरह ठहर नहीं सकता। पूरे किसी भी कंट्री में डबल टैक्सेशन नहीं होती कि आप जो है ना इस तरह पहले बाइंग पे भी टैक्स लगाएं, सेलिंग पे भी टैक्स लगाएं, फिर उसके ऊपर फिर प्रॉफिट पे भी टैक्स लगाएं। ये कोर्ट में भी चैलेंज हो जाएगा। हो सकता है ये पीछे से भी ना लगे, इसका क्लियर नहीं है। रूल्स में ये क्लियर होगा कि ये 10 साल की ब्रैकेट अब जब जुलाई से शुरू करेंगे या कि जो पुरानी प्रॉपर्टी परचेज हुई है उससे भी ये इफेक्टिव होगा। चाहे बंदा डिक्लेयर एमनेस्टी में करता है या नहीं करता, वो एक अलग चीज़ है। तो ये टैक्स जो कैपिटल गेन पर्पज़ के लिए है वो देखना पड़ेगा कि ये बैक ईयर्स का भी काउंट करते हैं कि आज अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो सिविलाइज कंट्रीज़ में तो यही होता है कि आपका जो रूल है वो करंट साल से यानी कि शुरू होगा और फर्दर ईयर्स पे आपके इफेक्टिव होता है। पिछले सालों पे जिसने जो इन्वेस्टमेंट की वो उस हिसाब से की हुई है, तो वो कोर्ट में जो है ना वो चैलेंज हो के ना वो पिछले सालों की बात जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। ये चैलेंज होगा, इतनी बड़ी टैक्स ब्रैकेट है, लोग चीखें मारेंगे। डीलर तो मार ही रहे हैं ऑलरेडी, तो आम बंदा भी जो प्रॉपर्टी लेगा देगा, अगर उसको इतना बड़ा कट उसमें से देना पड़ता है तो उससे काम तो मुतासर होगा। और हुआ है टेम्परेरीली, और आगे भी शायद 4 डेढ़ साल तक ये चीज़ें एडजस्ट हों। लेकिन मैंने कहा है जितनी ये नेगेटिव यही चीज़ थी कि कैपिटल गेन बहुत हैवी है। पॉजिटिव लोग ये समझ रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र की बढ़ जाएगी क्योंकि एफबीआर वैल्यू बढ़ गई है। ये भी बहुत से लोग डराने वाले जो आप ग्रुपों में कहेंगे ओ लो जी ये एफबीआर वैल्यू इतनी हो गई है तो अब ट्रांसफ़र कास्ट भी इतनी हो गई हैं, वो बड़ी ड्रेस्टिकली जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगी। कई केसेस में प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं, जैसे फेस टू फेस डिपेंड करता है। मिसाल देता हूँ कि DHA-10 की जो है पहले जो ट्रांसफ़र कास्ट थी वो तकरीबन 5 लाख थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ 54 लाख उसका एफबीआर रेट था। नई जो यकम वाली लिस्ट आई है उसमें 35 लाख रुपए तकरीबन दिखा रहे हैं। तो उसका रेट जो है, एक तो रेट कम हो गया, दूसरा उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट की टैक्सेस फेडरल भी काफ़ी कम हो गए हैं और जो प्रोविजनल हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसको सिंपल करने जा रहे हैं कि 1% फेडरल और 1% जो है वो प्रोविजनल लेवल पे टैक्सेस लगेंगे मिला के सारे, क्योंकि वैल्यू काफ़ी हाई हो गई है। अब डीसी वैल्यू और एफपीआर वैल्यू जो है वो तकरीबन मार्केट का करंट 80% पे आ गई हैं। तो कहाँ पे वो डीसी वैल्यू और कहाँ पे ये, तो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को एक्चुअली रेवेन्यू में लॉस नहीं होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन आपको नेट कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी जो है ना। उसमें कम अज़ कम मैं ये नहीं देखता कि कास्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आए चीज़ें कंफ्यूज हों और हाई हों, लेकिन ये चंद माह के अंदर अंदर ना ये प्रोविजनल लेवल पे भी जो है ना टैक्सेस काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी और सीवीटी वगैरह सारा कुछ जो है ना ये रिड्यूस हो जाएंगे डेफिनेटली। तो बाइंग कॉस्ट जो है ना एक्चुअली बढ़ने नहीं जा रही। मोस्ट लाइकली ये नेट जो है ना आपको ये मोस्ट लाइकली ये कम नज़र आएगी। नेगेटिव जो सबसे ज़्यादा इसमें यही है कि कैपिटल गेन जो इन्होंने बड़ा लगाया है कि जी आपकी जो टैक्स ब्रैकेट हो। अब कहाँ पे पूरे पाकिस्तान जब से बना है कोई टैक्स नहीं था और कहाँ पे एकदम ये 35% भी बाद लोगों को ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायरेक्शन तो सही है लेकिन तरीक़ाकार बहुत गलत है। एकदम ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, उससे मुल्क तबाह हो जाता है, सारा कुछ रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। बेसिकली ये सब लोग जो है रियल एस्टेट के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है
पाकिस्तान पूरा चल रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो यहाँ पे एक्सचेंज हमें आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर हमें आते हैं। बाहर से हम 2-2 4-4 बिलियन वीक मांग रहे हैं और पाकिस्तानी हमारे जो है वो 28-30 बिलियन साल के भेज रहे हैं। तो वो सारा जो आता है पैसा, उसमें 80% आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट टू रियल एस्टेट जाता था, जाएगा और आगे भी जाता रहेगा। तो बेसिकली अगर आपका पैसा ही बाहर से आया है और आप उसको अभी प्रॉपर चैनल से, बैंक से, अभी हुंडी वुंडी का तो आपको पता है इतने सख्त ला हो गए हैं, करना भी नहीं चाहिए और काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है। तो आपका पैसा वैसे ही लीगल होता है, आपको तो कोई मसला ही नहीं है। उसको बाय प्रॉपर चैनल से उसको भेजें, बैंक से प्रॉपर, पाकिस्तान से बैंक से उसको प्रॉपर कैश करवाएं, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करा के, और उसके बाद उसकी बाइंग करें। तो आपका सारा पैसा भी लीगल है। और ऑलरेडी लोग ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी भाई इस तरह कर रहे हैं, तो उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, फाइलर हो नॉन फाइलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। अब और वो बासानी प्रूव कर सकता है कि ये मैंने 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा है, ये मेरे फंड मेरे दुबई से आए हैं, मेरे सऊदीया से आए हैं, मेरे अमेरिका से आए हैं, मेरे यूके से आए हैं। ठीक है, तो उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी बाइंग करने में। तो ये मार्केट को जो है ना वो रोकने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिलसिला जो है ना ये चलता रहेगा। सॉरी, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं बीच में, मैंने साइलेंट पे किया हुआ, दूसरा फ़ोन अब ये रिंग होना शुरू हो गया। 1 सेकंड में ज़रा बंद कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारी प्रॉपर्टी में एक चीज़ ज़हन में रखिए कि 70-80% वैसे ही हमारा ओवरसीज़ बायर है जो इस प्रॉपर्टीज़ को, इन प्राइसेस को अफोर्ड कर सकता है, और उनका पैसा ऑलरेडी 5-6 साल से तो बिल्कुल हुंडी के बगैर लीगल चैनल से पाकिस्तान आ रहा है। कुछ लोग ये ज़रा सुस्ती कर जाते हैं कि प्रॉपर बैंक के थ्रू नहीं करते, कोई एक्सचेंज के थ्रू भेज रहा है, कोई कैश ला रहा है। ये मैं इसलिए वीडियो छोड़ रहा हूँ कि आप ये काइंडली शुरू करें। एक तो अपनी टैक्स रिटर्न 0 फाइल शुरू करें ताकि आपको मिनिमल टैक्स लगें कैश विड्रॉल वगैरह इस पे, दूसरी चीज़ों पे। और दूसरा आपका जो है आपको ये चाहिए कि बैंक में आप हमेशा प्रॉपर ट्रांसैक्शन करें, उधर से भी रसीदें रखें और इधर जो पाकिस्तान में आए हैं रसीदें रखें। और मनी जो है अपने इमीडिएट रिलेटिव, जिसमें आपका बहन भाई, फादर मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड सन आ जाते हैं, बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो उनको नाम पे करें। वो आगे जो है ना पे आर्डर वगैरह बना के दें, किसी थर्ड पार्टी को ना भेजें, पैसे को दो यार दोस्त को ना भेजें, वो अब आपके लिए मुश्किल होगी जो है ना। पास में ये चलता था, एक्सेप्टेबल था, लेकिन फर्दर फ्यूचर में आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए। कभी भी आप प्रॉपर्टी कोई भी आप परचेज़ करें, पे आर्डर के बगैर पेमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो ब्लैक मनी आपकी अकाउंट होगी। लेने वाले के लिए भी वो प्रॉब्लम है, ब्लैक मनी होगी, और देने वाले के लिए भी जो है ना वो जो है ना वो मनी का कुछ नई सूत्र बनती है। आपको जो है ना प्रॉपर्टी अब ट्रांसैक्शन जो है पे आर्डर के थ्रू करनी है बैंक के। अगर नहीं करते तो उसकी आपको अब सज़ा भी है, 5% फ़ाइन भी है, और आपकी परचेज़ प्राइस ज़ीरो काउंट होगी, आपको सारी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कैश से हरगिज़ बाइंग फर्दर ना करें 1 जुलाई के बाद, वरना आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। उसमें जैसा मैंने बताया है कि एक तो उस पर कैद भी उन्होंने अनाउंस की है, और उसके ऊपर 5% पेनल्टी है, प्लस आपकी टैक्स पर्पज़ के लिए वो परचेज़ प्राइस ज़ीरो काउंट होगी अगर कैश आपने लिया है। तो वो आपको सारा कैपिटल गेन, चाहे आप लॉस में भी प्लॉट पे कर रहे हो, बेच रहे होंगे, आपको उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा उस प्राइस का। तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेनल्टी है। तो बेहतर है कि आप उसको जो है कैश में कोई ट्रांसैक्शन फर्दर ना करें, सिर्फ पे आर्डर के थ्रू आप करेंगे। मैंने दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, टैक्स का भी, एमनेस्टी का भी। कौन सी चीज़ें आपके शायद कोई मैं चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पे इसका फैक्ट जो है मैं देखता हूँ कि कन्फ्यूजन ज़रूर है। स्लम्प मार्केट में मैंने जैसे पहले कहा कि 2.5 से 3 साल से बड़ा सीवियर स्लम्प चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि रियल एस्टेट के क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें हम अक्सर में अच्छे प्रॉफिट में हैं, जैसे कि DHA मुल्तान है, जैसे कि DHA टाउन था, और प्रिज्म था, और चीज़ें जो है ना इवन बालपुर में भी लोगों को गेन हुए हैं काफ़ी अच्छे। और अब उधर भी काम ज़रा स्लो ही है क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट बीच में ऑफ़र कर दी, तो उस वजह से कैश वाले प्लॉटों की बाइंग अभी नहीं हो रही। लेकिन वो भी मुल्तान का भी बैलेट होता है, तो रेट उसका मुल्तान का जब ऊपर जाएगा तो बालपुर भी चला जाएगा। तो हमारे तो जहाँ जहाँ लोगों की हमने इन्वेस्टमेंट कराई हुई है वो या तो प्रॉफिट में है या इवन में है। मेजॉरिटी लोग
हाँ, वो होता है कि 1-2% 5% पॉसिबल है कि कहीं को लॉस भी हो रहा होगा अपनी इन्वेस्टमेंट में बेस्ड ऑन कि किस टाइम पे उन्होंने बाय किया। तो नुकसान जो हमें सबसे ज़्यादा हुआ है वो हमारी कैलकुलेशन से नहीं हो रहा, वो हमें मार खा गया। ये जो हमें डॉलर का एक्सचेंज रेट है ना, ये इसने मार्केट को मारा है। जो पिछले 3-4 माह में सत्यानाश हुआ मार्केट का, वो रुपये का डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ। और वो भी अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि फर्दर अब जो है वो बड़े स्लो पेस पे इसकी जो है ना डिवैल्यूएशन होगी। ऑलरेडी बड़ा स्टीप किस्म का जो है ना वो डिवैल्यू कर दिया इन्होंने रुपये को। फर्दर जो है वो पैसा जब बंदा जो है वो इधर उधर यूज़ ही नहीं कर सकेगा ब्लैक का, तो उसको रखने का क्या फ़ायदा है उसमें डॉलरों में या किसी चीज़ में। तो वो जो है ना वो लोग इवेंचुअली वो लोग वाइट कर रहे हैं इसमें मिनिस्ट्री में। और बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना इस मिनिस्ट्री में वाइट होने जा रही है। और वो अमाउंट जो है वो उसका बहुत बड़ा चंक जो है ना वो रियल स्टेट में वापस आना है। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट ये पॉजिटिव काम करेगा। गवर्नमेंट तो कहती है कि प्रॉपर्टी में ना लगाओ, इसीलिए वो सारा कुछ ये लगा रहे हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, किसी बंदे का 1% भी ट्रस्ट नहीं है। ना गवर्नमेंट पे बन रहा है, ना इंडस्ट्री को काम की है जिस पे वो इन्वेस्ट कर सकें, ना स्टॉक मार्केट में भी टैक्सेस वगैरह इन्होंने नए लगाए हैं। इवन बैंक डिपॉजिट के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाए हैं नए। तो ना बैंक में कोई पैसा रखेगा, ना स्टॉक्स में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा जितना ये प्रॉपर्टी का होगा। और सिक्योरिटी होती है ना, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, लैंड को भाग तो नहीं जाता, वहीं पे रहता है ना। वक्त के साथ प्रॉपर्टी गेन करती जाती है, साइकिल होते हैं, लोग एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पूरी मार्केट के तोते उड़े हुए हैं, लेकिन आप यकीन करें ना या ना करें, हमारी अल्लाह का शुक्र है इस मंथ पे कोई एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह, मैं खुद समझ रहा था कि कम से कम 50% रिडक्शन होगी ट्रांजेक्शन में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मुझे वो नोटिस में नहीं आया। हो सकता है कि बजट की वजह से या एमनेस्टी की वजह से बाइंग सेलिंग में वॉल्यूम में ज़रा इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मुझे तो एक्चुअली इंक्रीज़ नज़र आई है लास्ट मंथ से। तो मे बी आई एम रॉन्ग कि आगे जाके ये डाउन हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे सारी दुनिया कर रही है कि इसमें रिडक्शन होगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपसे हमेशा चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। मेरा अपना जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो बेहतर हुआ है। तो अल्लाह करे ये बेहतर ही रहे। वजह मोस्ट लाइकली शायद यही है कि कुछ लोग 30 से पहले सेल करना चाह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स के चक्कर में ना पड़ें, और कुछ लोग बाय करना चाह रहे हैं कि फंड्स बाद में जो है ना वो कैश वगैरह में ख़रीदेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। अभी 30 तक वो कैश खरीद रहे हैं लोग, जिनके मतलब नया रूल तो वो 1 जुलाई से लगना है। तो ये चीज़ है, जनरली जो है इतनी मार्केट गंभीर नहीं है जितना लोग हर जगह पे टीवी पे ग्रुपों में नेगेटिविटी फैला रहे हैं या देख रहे हैं। वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि ट्रिलियंस और ट्रिलियंस की जो फंड्स है लोगों ने घर पे तो नहीं ना, बोरी में बंद करके तो नहीं ना रखने, प्रॉपर्टी में ही लगाने हैं। और कोई सोर्स नहीं है और कोई चीज़ नहीं है जिस पे लोग कंफर्टेबल फील करें। इवेंचुअली प्रॉपर्टी में ही आना है। हाँ, इसमें ये होगा कि प्रॉपर्टी में प्लॉटों की बजाय लोगों को कंस्ट्रक्शन की तरफ शायद जाना पड़े। फ्लैट्स बनाएं मल्टी स्टोरी, अपना जगह जो हो आपकी वो उस पर हाई राइज अलाउ कर रही हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो शायद लोग उधर ट्रेंड ज़्यादा चला जाए, या कुछ थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज ज़रूर आएगी कि प्लाटों फाइलों की बजाय ना आगे हाउसेस में कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी ये मनी इन्वॉल्व होगी जो इतने बड़े लेवल पे लीगल हो रही है। तो दूसरा ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाइकलीहुड है कि इसकी डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि इस वक्त जो है एफबीआर की वेबसाइट भी तकरीबन क्रैश होने के करीब होती है। स्लो हो गए हैं सर्वर उनके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और क्रैश हो भी सकती है किसी वक्त भी, ओवरलोडिंग हो सकती है उनकी। और लाइव्स जो हैं 2-2 दिन का उनके पास टाइम नहीं मिल रहा। और बहुत हर माजा साजा रेडियो वाले जो है ना वो कैश जमा बैंकों में करा रहे हैं 4% जो है दे के। तो वो कह रहे हैं कि जी हम लीगल करवा लें। तो ज़ाहिर है फिर ये जो इतने बड़े फंड्स लीगल होंगे हमारे मुल्क के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, तो उससे हमारी जीडीपी पे भी फ़र्क पड़ेगा, हमारी बाइंग पावर पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब आपका अगर करोड़ रुपया लीगल है तो आप जाके गाड़ी भी तो बाय कर सकते हैं। गाड़ी बाय करेंगे तो क्या इकॉनमी डाउन होगी कि अच्छी होगी? सोचें ना, इस तरह की चीज़ें जो है ना, हर चीज़ नेगेटिव नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 2 चीज़ें इस वक्त नेगेटिव जाती हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डॉलर का था,
अब डॉलर 158 का हो गया, क्या हो गया, 10-15 और बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा तो नहीं गुंजाइश है। 180-84 तक शायद अगले एक साल में जाए। एक साल में, एक महीने में नहीं कह रहा, एक साल में। तो ये है कि दूसरा ये टैक्सेस जो है ना, कैपिटल गेन, वो भी मैं बड़ी स्ट्रांगली समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट जो है ना उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा। उसमें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ भी ज़्यादती है। लोकल बंदा कोई भी जो बाई करता है किसी किस्म का, ज़रूरी तो नहीं कि वो प्लॉट सिर्फ जो है वो 6-6 प्लॉट लेके रखेगा। वो हो सकता है उसने एक प्लॉट अपने घर के लिए रखा हो या कुछ हो। तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स है और बड़ी लंबी बार है ईयर्स की। तो उसको मोस्ट लाइकली ये कम कर देंगे जो है ना भी करें। तो जैसा मैंने बताया है कि आपकी जो है बाइंग भी तो इस वक्त करंट प्राइस पे है ना, तो कैपिटल गेन इतना ज़्यादा नहीं होगा। कैपिटल गेन तो वही होगा ना जो आपकी करंट प्राइस से ऊपर जो प्राइस वो गेन करेगा, उसका फिर आपने 10-15%, 20% जो भी आपकी टैक्स ब्रैकेट है वो देना होगा। ओवरसीज़ केसेस में तो वो वैसे ही उनकी वो मिनिमम ब्रैकेट लगनी है, और मिनिमम ब्रैकेट में 6 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। तो उससे ऊपर फर्दर कोई होगा तो उसके मेरा 15% की ब्रैकेट आती है। तो ये चीज़ें हैं सारी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मेरा ये वीडियो देखा। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें मैक्सिमम ग्रुपों में, ताकि लोगों को मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। आप अपना ये भी जो है मुझे एक फेवर दें कि अगर आप हमारे ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे एसएमएस से कर दें मेरे +9232249299 पे। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, ताकि इस तरह की कोई भी यूज़फुल चीज़ आप मिस ना करें। हम हर प्रोजेक्ट में जिसमें डील करते हैं उसकी डेली अपडेट्स देते हैं, रेट्स देते हैं, वीडियोस देते हैं, ड्रोन वीडियोस देते हैं। डेली हम अपनी वेबसाइट पे रेट्स अपडेट कर रहे होते हैं जिस प्रोजेक्ट में हम डील कर रहे हैं। और इस तरह की जो टैक्स की, जो एमनेस्टी की, कोई दूसरी चीज़ें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, वो हम कॉन्स्टेंटली आपको डेली अपडेट करते हैं। बहुत फ़ायदा होगा आप अगर ग्रुप हमारे ज्वाइन करते हैं। ऑलरेडी हमारे 778 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में 100 से लेकर 250 बंदा होता है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कितने बंदे हैं। तो दे लव इट। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वो हमेशा ऐड करवाते रहते हैं डेली। मेरे पास मेरी सिमें ब्लॉक इसलिए होती हैं कि इतने लोगों को मैंने ऐड करना होता है और इतने लोगों को मैसेज कर भेजना होता है। तो व्हाट्सएप समझता है कि मैं कोई स्पैमिंग कर रहा हूँ। तो एक्चुअली व्हाट्सएप तो पर्सनल यूज़ के लिए है, बिज़नेस के लिए वो अलाउ नहीं करते। तो इस वजह से वो मेरा फ़ोन जो है ना वो बार बार ब्लॉक हो जाता है, और 2 महीने बाद जो है ना फिर वो मुझे रिक्वेस्ट वेस्ट करके वो फिर जो है ना वो दोबारा रिस्टोर हो जाता है। तो इस वक्त मेरा फ़ोन जो है ना वो आप रेगुलर कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं +9232249299 पे। तो लेकिन यह है कि जो दूसरा नंबर मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप का जो है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हमेशा ट्रस्ट करने का, इज़्ज़त देने का। सेहत की वजह से मैं कम वीडियोस छोड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी पेन है बॉडी में, मेरी कमर में इतनी दर्द है, जैसे होता है ना वो बर्फ़ वाला सुआ होता है ना वो लगता है किसी ने कमर में डाला हुआ और उसको खूब हलाया जा रहा है। इतनी शदीद दर्द है कि मेरी लेग्स भी जो हैं वो खड़े होने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी रेस्ट करूँ। मैं फ़ोन भी रात को अक्सर ऑफ कर देता हूँ। मेरे ऑफिस से आपको कॉल आती होगी दूसरे दिन। पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, अब मैं थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूँ। जैसे सेहत बेहतर होती है इंशाल्लाह मैं खुद दोबारा आपसे इंटरेक्शन मेरा फिर बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। को गलती हुई हो अभी या पास में तो माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें। +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं। नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आपको मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।